नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 2 दिन की यात्रा के लिए ढाका रवाना। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरे सांस्कृतिक और भाषाई संबंध। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान कल। भारतीय जनता पार्टी ने 6 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग के संबंध में बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सीबीआई ने 3,700 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामलों में देश के 100 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे। भारत ने कहा, साझेदार देशों को चरणबद्ध ढंग से कोविड वैक्सीन की आपूर्ति जारी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका और उसके सहयोगी देश ताइवान, दक्षिण चीन सागर और अन्य मुद्दों के लिए चीन को जवाबदेह ठहराएंगे। अमेरिका और ब्रिटेन ने म्यांमार में तख्ता पलट के जवाब में सैन्य स्वामित्व वाली कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए। के श्रीकांत, साइना नेहवाल और ईरा शर्मा ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज पुणे में। समाचार प्रभात में निखिल कुमार के साथ मैं लवली निगम। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि किसी भी कोताही को न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांग्लादेश की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी मुजीब बोरसो सहित 3 महत्वपूर्ण घटनाओं के सिलसिले में है। अन्य घटनाएं भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के 50 वर्ष पूरा होने और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50 वर्ष पूरे होने से संबंधित हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन भी प्रधानमंत्री से भेंट करेंगे। कोविड महामारी शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले वर्ष 2015 में बांग्लादेश की यात्रा की थी। यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि और विकास के प्रयासों में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे सांस्कृतिक और भाषाई संबंध हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे कोविड महामारी से बांग्लादेश की लड़ाई के लिए भारत का समर्थन और एकजुटता प्रकट करेंगे। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर समारोह में शामिल होने की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री मोदी के रवाना होने से पहले पालम वायु सैनिक अड्डे से हमने अपने संवाददाता योगेश पंड्या से बात की। उन्होंने बांग्लादेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। जी, प्रधानमंत्री मोदी आज ढाका में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम के साथ बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी कार्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तुंगीपारा में बंगबंधु की समाधि पर भी जाएंगे और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वह प्राचीन जसोरेश्वरी काली मंदिर भी जाएंगे और देवी काली की पूजा करेंगे। पुराण परंपरा के अनुसार यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। श्री मोदी और कंडी भी जाएंगे और मतुआ समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ महत्वपूर्ण मुलाकात करने वाले हैं। वे बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और अन्य गण्यमान्य लोगों के साथ भी मुलाकात करेंगे। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किन क्षेत्रों में सहयोग हो सकता है, इसके बारे में योगेश ने बताया। कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है, जो खुद इसका महत्व को दर्शाती है। श्री मोदी बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा
बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मित्र देश है जो भारत के साथ गहरे सांस्कृतिक, भाषाई और लोगों के संबंधों को साझा करता है। प्रधानमंत्री के साथ गए आकाशवाणी संवाददाता योगेश पंड्या ने ये भी बताया कि दोनों देशों के बीच गहरे संबंध हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश की यात्रा के दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इनमें आपदा प्रबंधन पर सहयोग और दोनों देशों के कुछ संस्थानों के बीच भी सहयोग होने की संभावना है। दोनों देश अपने इतिहास, संस्कृति, भाषा और अन्य समानताओं के आधार पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी जोर देंगे। भारत बांग्लादेश के प्रभावी आर्थिक विकास में भी अपना योगदान देना चाहता है। इसके अलावा कोविड-19 के खिलाफ बांग्लादेश की लड़ाई में भी भारत अपनी एकजुटता और समर्थन देने के लिए इच्छुक है। पश्चिम बंगाल और असम में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल 5 जिलों के 30 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इन जिलों में पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पुरुलिया, झारग्राम और बांकुरा शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतदान कराने के सभी प्रबंध किए हैं। मतदान कर्मचारी आज शाम सभी केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कल के मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राज्य में पहले चरण के तहत जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दूसरे राज्यों से लगती प्रदेश की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की है। जिले और शहरों की सीमाओं में प्रवेश करने वाले वाहनों की मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अर्धसैनिक बलों के जवानों द्वारा जांच की जा रही है। इस बीच भाजपा, तृणमूल कांग्रेस तथा संयुक्त मोर्चा के बड़े नेता आज से अपना चुनाव प्रचार उन विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रित कर रहे हैं जहां दूसरे और तीसरे चरण में मतदान होना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल। असम में निर्वाचन आयोग ने शनिवार को होने वाला विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान सुनिश्चित करने और सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से कराने की पूरी तैयारी कर ली है। इस चरण में 47 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी नितिन खड़े ने कहा कि इस चरण में 23 महिलाओं सहित 264 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि 11,537 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदान प्रक्रिया के दौरान कोविड से संबंधित सभी मानकों का पालन किया जाएगा। मतदाताओं के लिए हमने पूरी तरह से सेफ इलेक्शन करने के इंतजाम कर लिए है। साथ ही साथ हमारे जो इलेक्शन और पोलिंग ऑफिशियल्स हैं उनको पूरा प्रोटेक्शन देने के लिए हमने जो कोविड प्रोटेक्टिव मटेरियल देना चाहिए जैसे कि N95 मास्क, फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर, ये सारा हमने पहले से ही उनको मुहैया कराया है। जब से काम स्टार्ट हुआ इलेक्शन का डिफरेंट इलेक्शन सेल्स में तब से हम उनको ये दे रहे हैं और अब पोलिंग के टाइम जब पोलिंग पार्टी जाएंगी पोलिंग स्टेशन उनको भी ये उपलब्ध कराया जा रहा है कि जिससे ये हम कंफर्म कर रहे हैं कि वो भी सेफली अपना काम कर पाएंगे। इस बीच असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार कल समाप्त हो गया। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में और असम में 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। असम और पश्चिम बंगाल के दूसरे और तीसरे चरण तथा केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में एक ही चरण के चुनाव का प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कई तैयारियां की जा रही हैं। एक रिपोर्ट। राज्य में जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तब एक बार फिर से कोविड संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। मतदाताओं को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही वोट डालने दिया जाएगा। ईवीएम मशीन पर बटन दबाने से सीधे संपर्क में आने से बचने के लिए प्रत्येक मतदाता को दस्ताने उपलब्ध कराए जाएंगे। 80 वर्ष से ऊपर के लोगों, दिव्यांगजनों और कोविड संक्रमण वालों लोगों के लिए डाक से अपना मत भेजने का विकल्प दिया गया है। मतदान की अवधि 1 घंटे के लिए बढ़ा दी गई है। आखिर 1 घंटे लक्षण वाले लोगों के लिए निर्धारित किया गया है। ऐसे लोग पीपीई किट पहनकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए चेन्नई से जय सिंह।
इस बीच केरल विधानसभा चुनाव में उन मतदाताओं को मतपत्र बांटने का काम आज से शुरू होगा जो मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते। ये सुविधा 80 वर्ष से अधिक आयु के कोविड मरीजों, क्वारंटीन में रहने वालों और दिव्यांग लोगों के लिए होगी। विशेष चुनाव दल ऐसे मतदाताओं के आवास पर डाक मतपत्र वितरित करेंगे। पात्र मतदाताओं को दिन और समय के बारे में पहले से ही सूचना दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने 6 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए कल 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने कर्नाटक के बेलगाम लोकसभा उपचुनाव के लिए मंगल सुरेश अघाड़ी को और आंध्र प्रदेश की तिरुपति लोकसभा सीट से के रत्नप्रभा को मैदान में उतारा है। झारखंड की मधुपुरा विधानसभा सीट से गंगा नारायण सिंह, ओडिशा की पीपली क्षेत्र से असरित पटनायक, मध्य प्रदेश के दामोह से राहुल सिंह और राजस्थान के राजसमंद सीट से दीप्ति माहेश्वरी भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। लोकसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और कई राज्यों में 14 विधानसभा चुनावों के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा। संसद का बजट सत्र कल दोनों सदनों के अनिश्चितकाल तक स्थगित होने के साथ ही समय से पहले समाप्त हो गया। बजट सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च को शुरू हुआ था और इसे 8 अप्रैल को समाप्त होना था। पहला चरण 29 जनवरी को शुरू होकर 13 फरवरी को समाप्त हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में चुनाव और सदस्यों की मांग के कारण बजट सत्र का समय से पहले समापन किया गया है। श्री जोशी ने बताया कि बजट सत्र में दोनों सदनों ने कुल 18 विधेयक पारित किए। Productivity of the Lok Sabha is already announced by Speaker, it is 114% and Raj Sabha is 90%. And because we were supposed to conclude it early, one short duration is discussed in Lok Sabha. महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ निष्पक्ष और तुरंत सीबीआई जांच की मांग के लिए बंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। एक दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने उनसे याचिका बंबई उच्च न्यायालय में दायर करने को कहा था। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि परमबीर सिंह का ये दावा कि अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाझे से बार और होटलों से 100 करोड़ रुपए की उगाही करने को कहा था। उच्च न्यायालय में दायर याचिका में मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख ने जोर दिया कि देशमुख ने फरवरी में पुलिस अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और नियमित रूप से पुलिस के कामकाज में दखल देकर अक्सर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक धोखाधड़ी के 30 से अधिक मामलों में कल देश भर में सैकड़ों स्थानों पर छापे मारे। देश के कई राष्ट्रीयकृत बैंकों की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई। कानपुर, दिल्ली, गुरुग्राम, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, भोपाल, राजकोट, विशाखापत्तनम सहित देश के लगभग 100 से अधिक जगहों पर छापेमारी के दौरान कई गोपनीय दस्तावेज और अन्य सामग्री बरामद की गई। सीबीआई को कई बैंकों से शिकायत मिली थी जिसमें कर्ज नहीं चुकाने वाली कंपनियों ने ऋण और अन्य सुविधाएं हासिल करने के दौरान धोखाधड़ी तथा फर्जी दस्तावेज जमा किए। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की 2 दिन की यात्रा के लिए ढाका रवाना। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरे सांस्कृतिक और भाषाई संबंध। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान कल। भारतीय जनता पार्टी ने 6 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग के संबंध में बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सीबीआई ने 3,700 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामलों में देश के 100 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे। भारत ने कहा, साझेदार देशों को चरणबद्ध ढंग से कोविड वैक्सीन की आपूर्ति जारी रहेगी। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमरीका और उसके सहयोगी देश ताइवान, दक्षिण चीन सागर तथा अन्य मुद्दों के लिए चीन को जवाबदेह ठहराएंगे। अमरीका और ब्रिटेन ने म्यांमा में तख्ता पलट के जवाब में सैन्य स्वामित्व वाली कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए। के श्रीकांत, साइना नेहवाल और ईरा शर्मा ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज पुणे में। भारत अपने भागीदार देशों को आगे भी चरणबद्ध तरीके से कोविड-19 टीके भेजना जारी रखेगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत ने कई अन्य देशों की तरह टीकों के निर्यात पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है। अब तक भारत ने स्वदेश निर्मित टीके की 6 करोड़ खुराकें 75 से ज्यादा देशों को भेजी हैं। सूत्रों के अनुसार भारत अन्य देशों को वैक्सीन की आपूर्ति के लिए वचनबद्ध है। वर्तमान उत्पादन क्षमता तथा देश की टीकाकरण आवश्यकताओं को देखते हुए आपूर्ति कार्यक्रम समय समय पर संशोधित किया जा सकता है।
इस बीच देश भर में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए कुल मिलाकर 5 करोड़ 46 लाख लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 80 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली और 51 लाख को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई है। अग्रिम पंक्ति के कर्मियों में 85 लाख को पहली और 33 लाख को दूसरा टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक 60 वर्ष से अधिक आयु के 2 करोड़ 42 लाख से अधिक लाभार्थियों और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के 54 लाख 30 हजार से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया है। कल 15 लाख 20 हजार से अधिक टीके लगाए गए। गुजरात में बढ़ते कोविड संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने टीकाकरण में तेजी लाते हुए रोजाना 3 लाख तक टीके लगाने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि राज्य में टीकाकरण का कवरेज मौजूदा 2.25 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। राज्य में कोविड के मामलों में लगातार वृद्धि जारी है। कल दर्ज हुए कुल मामलों में से 60% मामले अकेले सूरत और अहमदाबाद जिलों में से है। राज्य में 1,90,000 से अधिक लोगों को कल कोविड के खिलाफ टीका लगवाया गया। राज्य में अब तक 44,84,000 से अधिक लोगों को टीका लगवाया जा चुका है। इस बीच राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर घोषित किया है और सभी उम्र के सरकारी कर्मचारियों को टीके लगवाने का निर्णय लिया है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कल एक दिन में सबसे ज्यादा 35,952 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 26,833 मामले मिल चुके हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 2,62,885 हो गई है। इस बीच मुंबई के उपनगर भांडुप स्थित एक निजी कोविड अस्पताल में आधी रात को भीषण आग लग गई। ताजा समाचार मिलने तक दमकल कर्मचारी अब भी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस घटना में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जबकि 7 लोग बेहोश मिले हैं। 73 अन्य मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और उन्हें पास के निजी और सरकारी कोविड अस्पतालों में भेज दिया गया है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन से स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनका देश चीन के साथ कोई टकराव नहीं चाहता। हालांकि दोनों देशों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी। श्री बाइडेन ने बताया कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ 2 घंटे बातचीत की। उन्होंने चीन को सलाह दी कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सम्मान करे। श्री बाइडेन ने कहा कि शी चिनफिंग लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमरीका और उसके मित्र देश ताइवान, दक्षिण चीन सागर और अन्य मुद्दों के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराएंगे। श्री बाइडेन ने यह भी कहा कि अमरीका चीन में उइगर मुसलमानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और हांगकांग में चल रही गतिविधियों के लिए आवाज उठाने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अफगानिस्तान के बारे में श्री बाइडेन ने कहा कि 1 मई तक अमरीकी सेनाओं को वहां से वापस बुलाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अमरीका अफगानिस्तान में लंबे समय तक नहीं रहना चाहता, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 1 मई तक अमरीकी सेनाओं को वापस बुलाने के समझौते को कैसे लागू किया जाए। अमरीका और ब्रिटेन ने म्यांमा में तख्ता पलट के बाद सत्ता पर काबिज सैन्य स्वामित्व वाले गुट पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने कहा है कि सेना द्वारा तख्ता पलट को निरस्त न करने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा जारी रखने को देखते हुए अमरीका महत्वपूर्ण कार्रवाई कर रहा है ताकि सैन्य शासन को उसकी कीमत चुकानी पड़े। अमरीका ने तख्ता पलट गुट के सदस्यों से संबद्ध 2 कंपनियों म्यांमा इकोनॉमिक होल्डिंग्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड और म्यांमा इकोनॉमिक कॉरपोरेशन लिमिटेड पर रोक लगा दी है। ये दोनों म्यांमा की सबसे बड़ी सैन्य कंपनियों में शामिल हैं। इजरायल में केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा है कि 100% मतों की गिनती हो चुकी है और प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने संसद नेशेट की 120 में से 52 सीटों पर जीत हासिल की है। विपरीत विचारधारा वाले दलों को 57 सीटें मिली हैं। अरब की पार्टी यूनाइटेड अरब लिस्ट को भी आश्चर्यजनक रूप से 4 सीटें मिली हैं। इस पार्टी ने अभी ये घोषणा नहीं की है कि वो नेतन्याहू को गठबंधन सरकार बनाने में सहयोग करेगी या नेतन्याहू के विरोधी दलों के साथ रहेगी। ये महत्वपूर्ण है कि इजरायल उम्मीदवारों के बजाय दलों को वोट देते हैं और 120 सदस्यों की संसद में सीटें मतदान के प्रतिशत के आधार पर तय होती हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सुह हुक आज दिल्ली छावनी में भारत कोरिया द्विपक्षीय मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। ये पार्क कोरिया युद्ध के दौरान भारतीय शांति रक्षकों के योगदान को समर्पित है और ये दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का प्रमाण है। श्री सुह 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। वे आज राष्ट्रीय समर स्मारक पर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी और क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो आरओबी जम्मू ने पीआईबी और आरओबी चेन्नई के साथ मिलकर एक वेबिनार आयोजित की है। इसका विषय जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तमिलनाडु की कला और वास्तुकला पर विशेष ध्यान देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का व्यापक प्रचार प्रसार करना है। एक रिपोर्ट। वेबिनार के दौरान उपनिदेशक पीआईबी और आरओबी जम्मू नेहा जलाली ने कहा, हालांकि कोरोना महामारी ने लोगों तक पहुंच को सीमित कर दिया है, लेकिन सरकारी विभागों के डिजिटल माध्यम को बढ़ावा देने के लिए नए आयाम खोले हैं, खासतौर पर सूचना प्रसार और ऑनलाइन पहुंच के रूप में। डोगरा कला संग्रहालय जम्मू के संरक्षक सहायक कृपाल सिंह ने क्षेत्र की कला और वास्तुकला के रूप में भासोली पेंटिंग, सांबा की ब्लॉक प्रिंटिंग, क्रिमची मंदिरों और जम्मू के मुबारक मंडी, बाहू किला जैसे ऐतिहासिक किलों पर प्रकाश डाला। कश्मीर विश्वविद्यालय में पेंटिंग और फाइन आर्ट्स विभाग के प्रोफेसर शौकत काटजू ने कश्मीर की नक्काशी, मीनाकारी, पेपर मैश और काश्तकारी तथा अन्य कलाओं के बारे में बताया। चेन्नई के लॉयला कॉलेज में इतिहास विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर डी अनुराधा ने संगम काल, पल्लव, पांड्या, चोल, विजयनगर और नायक वास्तुकला पर प्रकाश डालते हुए भारतीय सैरासनिक वास्तुकला के बारे में पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी। आकाशवाणी जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 75वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। साइना नेहवाल और ईरा शर्मा महिला सिंगल्स में, जबकि किदाम्बी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स में ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पेरिस में हो रहे इस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में साइना ने फ्रांस की मेरी बेटुमिन को और ईरा ने बुल्गारिया की मारिया मित्सोवा को पराजित किया। वहीं श्रीकांत ने मलेशिया के चियान जुनवेई को हराया। महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दोपहर बाद पुणे में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मैच को जीतकर श्रृंखला अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। तीसरा और अंतिम मैच 28 मार्च को खेला जाएगा। भारतीय टीम में एक परिवर्तन किया गया है। बल्लेबाज श्रेयस अय्यर कंधे में चोट के कारण श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर सूर्य कुमार यादव को टीम में शामिल किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और निखिल, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी लवलीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ढाका से सैन्य सहयोग बढ़ाने पर रहेगा जोर। पत्र आगे लिखता है कि श्री मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट नीति को आगे बढ़ाया है। संसद का बजट सत्र कल संपन्न होने पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, लोकसभा में 114 और राज्यसभा में 90% कामकाज हुआ। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच केंद्र सरकार का ये फैसला कि चरणबद्ध तरीके से करेंगे कोविड टीके का निर्यात राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स ने पाबंदियों का लॉक शीर्षक से लिखा है कि सरकार ने होली, शब-ए बारात, ईस्टर और नवरात्रि त्योहारों को सार्वजनिक स्थानों पर मनाने पर पाबंदी लगाई है। राष्ट्रीय सहारा ने नागर विमानन मंत्री की लोकसभा में इस जानकारी को दिया है कि एयरलाइंस को लॉकडाउन में खरीदे गए टिकटों की पूरी राशि वापस करनी होगी। भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड में तेजी लाना चाहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमर उजाला की खबर है। पत्र आगे लिखता है, व्हाइट हाउस ने कहा, आव्रजन सुधार प्रणाली में सुधार चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय का ये आदेश कि 2 महीने के भीतर महिला अफसरों को स्थायी कमीशन दे सेना, हरिभूमि सहित कई अखबारों में है। CWEC ग्लोबल विंड रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में विस्तार से लक्ष्य प्राप्ति के करीब पहुंचा भारत, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र आगे लिखता है, शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ रहा है भारत।
खेल मंत्री किरेन रिजिजू का ये कहना कि खेलो इंडिया युवा खेल में योगासन भी शामिल किया गया, जनसत्ता की खबर है। पत्र आगे लिखता है, सरकार ने पिछले साल दिसंबर में योगासन पर प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता प्रदान की थी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का ये कहना कि भारत 5G के दौर में निर्णायक भूमिका निभाएगा, राष्ट्रीय सहारा की खबर है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का लोकसभा में ये कहना कि शहरी सड़कों पर फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनेंगे, हिंदुस्तान में प्रमुखता से है। वहीं श्रीनगर का खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए खुलने की खबर को राष्ट्रीय सहारा ने सचित्र देते हुए लिखा है, खिली धूप में ट्यूलिप का नजारा, पर्यटक मुग्ध हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की 2 दिन की यात्रा के लिए ढाका रवाना। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरे सांस्कृतिक और भाषाई संबंध। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान कल। भारतीय जनता पार्टी ने 6 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग के संबंध में बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सीबीआई ने 3,700 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामलों में देश के 100 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे। भारत ने कहा, साझेदार देशों को चरणबद्ध ढंग से कोविड वैक्सीन की आपूर्ति जारी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका और उसके सहयोगी देश ताइवान, दक्षिण चीन सागर और अन्य मुद्दों के लिए चीन को जवाबदेह ठहराएंगे। अमेरिका और ब्रिटेन ने म्यांमार में तख्ता पलट के जवाब में सैन्य स्वामित्व वाली कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए। किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल और ईरा शर्मा ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज पुणे में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।